ना बच्चे, आज हम एक चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो है ये सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है, इस चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है ना। कैपिटल बजटिंग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। कैपिटल बजटिंग जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग एक्चुअल में है क्या, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। कैपिटल बजटिंग मतलब आप बजट बना रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले। मतलब मैं कहूंगा किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले इवैल्यूएट करें। कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले इवैल्यूएट करो कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फीजिबल है या नहीं। कहते हैं सर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले इवैल्यूएट करें। क्या इवैल्यूएट करें? क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, अगर मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल, तो मैं पैसा लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। भाई पैसा अपना डुबाना थोड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो, तभी पैसा लगाने में मजा आएगा। अदरवाइज पैसा लगाने की कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है? उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट। और इवैल्यूएट करने के लिए, ये देखो सर, इवैल्यूएट करने के लिए आपको टेक्निक दी गई है कैपिटल बजटिंग। क्या टेक्निक दी गई है बच्चे? कैपिटल बजटिंग। सर कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जो आपको यह बताती है कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, अगर आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, तो मेरी तरफ से आप पैसा लगा दो। कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहती है पैसा लगा दो। लेकिन आपको अगर लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस नजर आ रहा है, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक? ये कौन सी टेक्निक है? ये क्या बताती है? सर ये इवैल्यूएट करती है। ये आपको बताती है कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो पैसा लगाओ, भरपूर लगाओ। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में लॉस नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस, तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं।
तो कैपिटल बजटिंग क्या सिखाता है? किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, देखो मैंने हिंदी में लिखा है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले इवैल्यूएट करें क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। इवैल्यूएट करने के लिए जो टेक्निक आपकी हेल्प करती है वो है कैपिटल बजटिंग। क्या बच्चे? कैपिटल बजटिंग। नाउ कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग की, इसके अंदर दो अप्रोचेज हैं। एक है ट्रेडिशनल टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक बच्चे? ट्रेडिशनल। दोबारा बोलो, ट्रेडिशनल। और दूसरी है डिस्काउंटेड टेक्निक। एक ट्रेडिशनल और एक डिस्काउंटेड। आओ सर इसका एक चार्ट तैयार करते हैं। पहली टेक्निक ट्रेडिशनल, दूसरी डिस्काउंटेड। पहली ट्रेडिशनल, दूसरी डिस्काउंटेड। पहली ट्रेडिशनल, दूसरी डिस्काउंटेड। पहली ट्रेडिशनल, दूसरी डिस्काउंटेड। अब ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर दो चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। एक पेबैक मेथड, हम इसके थ्रू पता लगाएंगे कि प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। सबसे पहला पेबैक मेथड, और फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब दो चीजें आपकी यूज होंगी, एक पेबैक मेथड और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा क्या यूज होगा बच्चे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये ट्रेडिशनल में होगा। सर डिस्काउंटेड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा डिस्काउंटेड की डिटेल। सबसे पहली टेक्निक डिस्काउंटेड मेथड की वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एनपीवी। सबसे पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनपीवी। ये सब बताऊंगा कैसे होगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सर दूसरी टेक्निक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसे कहते हैं आईआरआर। दूसरा मेथड। तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम पीआई कहते हैं। चौथा डिस्काउंटेड पेबैक। ठीक है जी। सर ये 6 मेथड है फेमस। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं छोटे छोटे से। वो सारे मेथड जैसे कि डिसीजन ट्री, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, प्रोबेबिलिटी बेसिस, फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम बात करें एमआईआरआर, तो कई वो छोटे छोटे से मेथड हैं जो प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं। ये हैं 6 मेथड, 2 ट्रेडिशनल और 4 डिस्काउंटेड में। दो मेथड ट्रेडिशनल के हैं और 4 मेथड ये हैं डिस्काउंटेड के। अब मैं एक एक करके आपको इवैल्यूएशन सिखाता हूं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक कैसे आपको प्रूव करता है कि प्रोजेक्ट आपके लिए फायदेमंद है या बेकार। सबसे पहली टेक्निक आपने लिखी ट्रेडिशनल मेथड की, पेबैक मेथड। कौन सी बच्चे? पेबैक मेथड। कौन सी बच्चे? पेबैक मेथड। अब पेबैक मेथड से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चे? पेबैक मेथड। फिर हम चलेंगे नेट प्रेजेंट। चलो स्टार्ट करते हैं पेबैक मेथड, फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। बट अभी हमारी पहली क्लास है कैपिटल बजटिंग की, तो जो पहली क्लास बनती है, जो इंट्रोडक्टरी क्लास बनती है, उसमें 2 मेथड, हार्डली 3 मेथड आपके साथ डिस्कस होती हैं। सबसे पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पेबैक मेथड, कि पेबैक मेथड कैसे इवैल्यूएट करता है। फिर दूसरे नंबर पे नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, मतलब एक मैं आपके साथ ट्रेडिशनल की डिस्कस करूंगा, एक मैं आपके साथ डिस्काउंटेड की डिस्कस करूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ट्रेडिशनल और डिस्काउंटेड में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल और डिस्काउंटेड टेक्निक में क्या फर्क है, ये आपको पता लगना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं पेबैक मेथड की। तो बच्चे ये नोट डाउन आपने कर लिया। अब मैं बात करता हूं पेबैक मेथड। किसकी बच्चे? पेबैक मेथड। नाउ पेबैक मेथड क्या है? हम बात कर रहे हैं पेबैक मेथड की। अब सर पेबैक मेथड का मतलब होता है जो पैसा आपने लगाया वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा। जो पैसा आपने लगाया वो कितने समय में वापस आ जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर अंदर, मान लो एक प्रोजेक्ट आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसा लगाना चाह रहे हो, आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के आगे एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हो और उसकी लाइफ 5 साल है। उसकी लाइफ कितनी है बच्चे? 5 साल। अब पैसा लगाना चाहते हो आप, अभी लगाया नहीं है, लगाना चाहते हो। ये वर्ड ध्यान से सुनना सर, वर्ड ध्यान से सुनना। पैसा लगाया नहीं है, लगाना चाहते हो, आपका मन कर रहा है पैसा लगाने का, लेकिन आपको अंदर से ये डर हो रहा है कि मैं पैसा तो लगा देता हूं, क्या ये पैसा रिकवर होगा? क्या ये पैसा रिकवर होगा? लगाया हुआ पैसा क्या मुझे वापस मिल पाएगा? आपको पेबैक मेथड पता करेगा, आपको इस मामले में आपकी हेल्प करेगा पेबैक मेथड। पेबैक मेथड का मतलब है प्रोजेक्ट में लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में वापस आएगा। कहते हैं जो पैसा आपने प्रोजेक्ट में लगाया वो कितने टाइम में वापस आएगा, ये पेबैक मेथड है। ये कौन सा मेथड है बच्चे? पेबैक। पेबैक का मतलब समझते हो? आपने जब पे किया, आपने जब प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वो बैक कितने टाइम में वापस आएगा, वो कितने टाइम में वापस आएगा, इसे हम पेबैक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पेबैक मेथड। नाउ प्रोजेक्ट में लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में वापस आएगा, ये देखना है ना आपको। प्रोजेक्ट में लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में वापस आएगा, यही देखना है पक्का। कैसे देखेंगे? आओ सर, ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। प्रोजेक्ट में लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में वापस आएगा, ये पेबैक मेथड है। अब आपको पेबैक मेथड ये प्रूव करके देने वाला है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। नाउ बच्चे, पेबैक मेथड के 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है इवन इनफ्लोस और एक है अनइवन इनफ्लोस। पेबैक मेथड को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो एक इवन इनफ्लोस है और दूसरा अनइवन इनफ्लोस है। इवन इनफ्लोस, इवन का मतलब होता है हर साल सेम पैसा आपको प्राप्त होगा। मान लो एग्जांपल से चलते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई रट्टा नहीं चलता। प्रोफेशनल कोर्सेज में दिमाग का खेल करना होता है।
इट इन्वॉल्व मेंटल एक्सरसाइज, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे प्लानिंग के वक्त। इट इन्वॉल्व मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग लगाना, सोचना। इवन इनफ्लोज और अनइवन में फर्क है। इवन का मतलब होता है हर साल सेम इनफ्लोज मिलेंगे, मिले नहीं है ऐसी एक्सपेक्टेशन है, मिलेंगे। और अनइवन का मतलब होता है हर साल डिफरेंट इनफ्लोज, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा चलता रहेगा। तो पहले इवन इनफ्लोज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चे? इवन इनफ्लोज। अगर इवन इनफ्लोज है तो पेबैक कैसे निकलता है? सर फॉर्मूला, इसके लिए तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पेबैक का। सर आउटफ्लो इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लोज, इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। लाउडली एक बार दोबारा से, इनिशियल आउटफ्लो, बिगिनिंग में तुमने कितना पैसा लगाया, अपॉन अपॉन अपॉन, डिवाइड बाय एनुअल इनफ्लोज, डिवाइड बाय एनुअल इनफ्लोज। तो सर इनिशियल आउटफ्लो आपने कितना पैसा लगाया अपॉन एनुअल इनफ्लोज, जो आपने हर साल रिसीव करने का सोचा। ये था इवन इनफ्लोज। अब पहले प्रैक्टिकल फिर आगे बढ़ेंगे। पहले प्रैक्टिकल पार्ट ये नोट डाउन कर लो। पहले इवन इनफ्लो का प्रैक्टिकल कराने वाला हूं, फिर अनइवन का प्रैक्टिकल कराऊंगा। चलो ये नोट डाउन हो गया, इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। सबसे पहले इवन इनफ्लो का प्रैक्टिकल। सपोज outflow of the project ₹5 lakh, life of the project 5 years, inflows expected annually। कहते हैं सपोज करो आपने प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगाने हैं। जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाह रहे हो उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे बच्चे? 5 लाख। और वो प्रोजेक्ट 5 साल का है। अब उससे कमाई आने की उम्मीद क्या है? अभी कमाई आई नहीं है, लेकिन आने की उम्मीद क्या है? मार्केट को स्टडी करो। ये प्रोजेक्ट मार्केट में पहले से रनिंग कर रहा था, हो सकता है किसी और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया हो, उसने क्या कमाया ये अब आप देखो। मार्केट में स्टडी करना पड़ता है, मेहनत थोड़ी सी तो करोगे। आपको पता लग गया इनफ्लो एक्सपेक्टेड, एनुअल इनफ्लोज कितने एक्सपेक्टेड है। मान लो एनुअल इनफ्लोज जो एक्सपेक्टेड है वो है तकरीबन 2 लाख। सर 2 लाख रुपए इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है एनुअली, कि आपको 2 लाख रुपए की कमाई होगी, मतलब होगी 2 लाख रुपए की एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है। अब आपको पता करना है कैलकुलेट पेबैक। आपको पेबैक पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? पेबैक पीरियड। कैसे निकाले? सर आउटफ्लो प्रोजेक्ट का 5 लाख है, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज पूरे साल में आपको जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज लग रहे हैं, इनफ्लोज मतलब पैसा आना, वो लग रहा है 2 लाख रुपए एनुअल आएगा ही आएगा। एक्सपेक्टेड
इनफ्लोस कितने हैं? 2 लाख रुपए। हर साल आपको लग रहा है 2 लाख रुपए आएंगे, मतलब आएंगे हर साल, आपको ये लग रहा है। अब सर आप खुद समझदार हो, पेबैक कैसे निकालें? ये इवन इनफ्लोज है। क्या बच्चे? इवन इनफ्लोज। क्यों? क्योंकि हर साल सेम इनफ्लोज आ रहे हैं। एवरी ईयर इनफ्लोज जो है वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, सेम टू सेम 2 लाख रुपए। तो ये तो इवन इनफ्लो का क्वेश्चन है। तो वैसे केस में पेबैक कैसे निकालोगे? अगर आपको पेबैक निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है? पेबैक। क्या फॉर्मूला था पेबैक का? इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। इनिशियल आउटफ्लो कितना है? आपने कितने पैसे शुरू में लगाए हैं? 5 लाख। अगर आप प्रोजेक्ट में 5 लाख लगाते हो, हर साल आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो 5 ये आ गया 2.5 इयर्स। अब आपको 2.5 साल में, सर 5 साल का प्रोजेक्ट है। कितने साल का? 5 साल का। और आपको रिकवरी कितने में हो गई? 2.5 साल में, 2.5 ईयर में। मतलब आपका जो पेबैक पीरियड है वो 2.5 ईयर निकला। 2.5 ईयर भाई, 5 साल का प्रोजेक्ट और 2.5 साल में रिकवरी। 2.5 ईयर के अंदर अंदर पैसा रिकवर, पेबैक वापस हमारे पास, हमारा पैसा 2.5 साल में आ जाएगा। पेबैक मेथड कहता है हमारा लगाया हुआ पैसा 2.5 साल में, 2.5 ईयर में वापस आ जाएगा। 2.5 साल में लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आप बताओ, खुद समझदार हो सारे के सारे, बताओ 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 जी, क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट? सर एक्सेप्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें 2.5 साल में वापसी आ रही है पैसा, और अगले 2.5 साल, अगले 2.5 ईयर वो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो मेरा क्या है बच्चे? प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट है, 2.5 साल में आधे प्रोजेक्ट पे, हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, मुझे मेरा पैसा वापस भी हो जाएगा। अगले 2.5 साल, अगले 2.5 ईयर जो मैं कमाऊंगा वो मेरा मुनाफा है, वो मेरा फायदा है। तो फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बड़ी सिंपल सी। अगर मान लो 2 प्रोजेक्ट होते, कितने प्रोजेक्ट होते हैं? 2, और 2 प्रोजेक्ट का पेबैक निकालते हैं। मान लो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। आपकी नजर में 2 प्रोजेक्ट हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं? 2, ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए में 2.5 ये कितने आ रहे हैं? 2.5 साल। प्रोजेक्ट ए का जो पेबैक आ रहा है वो 2.5 साल आ रहा है, 2.5 ईयर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे? 2.5 ईयर। ठीक है। प्रोजेक्ट बी में पेबैक अगर 3 साल आता, 3 ईयर, कितने ईयर आता? 3 साल, 3 ईयर। आप बताओ मुझे, आप क्या कहते? प्रोजेक्ट ए या बी, कौन सा? अगर किसी एक को एक्सेप्ट करना होता तो कौन सा एक्सेप्ट करते? कौन सा? सर 2.5 ईयर वाला। क्यों? क्योंकि जिसमें पेबैक पीरियड छोटा होता है, जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड छोटा होता है उसमें पैसा जल्दी रिकवर होता है, उसमें पैसा जल्दी रिकवर होता है और प्रॉफिट कमाने का मौका ज्यादा मिलता है। तो जिस प्रोजेक्ट का पेबैक, द प्रोजेक्ट गिव्स अस
minimum payback period, least payback period shall be accepted। कहता है सर जो प्रोजेक्ट the project gives us minimum payback period shall be accepted। कहता है जो प्रोजेक्ट हमें मिनिमम पेबैक पीरियड देता है, जो प्रोजेक्ट हमें मिनिमम पेबैक पीरियड प्रोवाइड करेगा, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे बच्चे? एक्सेप्ट। क्या करेंगे बच्चे? एक्सेप्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का ना बच्चे? ये बात हुई इवन इनफ्लोस की। अब मैं आपको अनइवन इनफ्लो से वाकिफ कराता हूं कि अगर हर साल इनफ्लोज बदलते जाएं, कभी ज्यादा हो जाएं, कभी कम हो जाएं, तो कैसे टेक्निक यूज होती है। तो एक चीज आज और सीख रहे हैं, ठीक है जी। इवन आपने कर लिया, अब आप कर रहे हो अनइवन इनफ्लोस। पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अनइवन इनफ्लोस पे चलते हैं, ठीक है जी। अनइवन इनफ्लोस, अनइवन इनफ्लोस। अब अनइवन इनफ्लोस में क्या फॉर्मूला कैसे यूज होता है? सर कोई फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, दिमाग का खेल है। दिमाग दिमाग पहले क्वेश्चन देखो। सपोज आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट is rupee 5 lakh। Outflow of the project is rupee 5 lakh। Life of the project five years। Expected inflows 1 ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर पहले साल 1,20,000। सेकेंड ईयर 1,20,000। थर्ड ईयर 1,80,000। फोर्थ ईयर 80,000। फिफ्थ ईयर 1 लाख। ये है मतलब प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 5 साल है, और जो इनफ्लोज हैं आपके वो 5 साल के आपको गिवन है। एक बार चेक कर लो आप। अनइवन इनफ्लोज है। देखो आपने शुरू में कितना पैसा लगाया? आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा लगाना। आपने बिगिनिंग में 5 लाख रुपए लगाए हैं। कितने रुपए लगाए हैं बच्चे? 5 लाख। दोबारा बोलो कितने? 5 लाख। आपने बिगिनिंग में 5 लाख रुपए लगाए हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। इनफ्लोज हर बार अलग है। आप देखो पहले 2 साल जो इनफ्लोज हैं, जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है, मतलब जो उम्मीद है मार्केट को स्टडी करके जो आपने कंसीडर किया, पहले साल 1,20,000, दूसरे साल 1,20,000। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोलता हूं। पहले साल फर्स्ट ईयर में 1,20,000, सेकेंड ईयर में 1,20,000, थर्ड ईयर में 1,80,000। बढ़ गए भाई, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। ये तो मजा आ गया, बढ़ गए। तो अनइवन हो गया। क्या हो गया बच्चे? अनइवन। यस, अनइवन हो गया। पहले 2 साल सेम थे, हमें लगा इवन है। तीसरे साल अचानक से जंप होगी। चौथे साल तो बिल्कुल ही डाउन हो गया, 80,000 आ गया।
और 5वें साल में फिर से थोड़ी सी जंप होगी, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, या कभी ज्यादा तो कभी कम, ऐसा चल रहा है सिलसिला। इसे हम कहते हैं अनइवन इनफ्लोस। क्या कहते हैं बच्चे? अनइवन इनफ्लोस। अब अनइवन इनफ्लोस अलग तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, हम सेम अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसको पहले क्वेश्चन को आप एक मिनट नोट डाउन कीजिएगा। नाउ बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इनफ्लोज आपके पास है 1,20,000, 1,20,000, 180, फिर 80, फिर 1 लाख। अनइवन इनफ्लोज कैसे सॉर्ट आउट होता है? सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन अनइवन इनफ्लोज, सबसे पहला स्टेप आप आउटफ्लो लिख लो। कितने थे आउटफ्लो? आपने बिगनिंग में 5 लाख रुपए लगाए। आपने बिगनिंग में कितने लाख रुपए लगाए? 5 लाख। स्टेप 2 इनफ्लोज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल। ठीक है जी। स्टेप 2 में, स्टेप 2 यहां पे कर लेता हूं। सबसे पहले आते हैं ईयर्स, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ईयर आ गए। अब इनफ्लोस कितने थे? पहले साल आपका जो इनफ्लो था वो था 1,20,000, फिर 1,20,000, फिर 180, फिर 80,000 और फिर था 1 लाख। ये आपके इनफ्लोस थे, कभी ज्यादा और कभी कम। अनइवन इनफ्लोस है। अब क्यूमुलेटिव इनफ्लोस करो। क्या करो बच्चे? क्यूमुलेटिव इनफ्लोस, इसका नाम है क्यूमुलेटिव इनफ्लोस। क्या नाम है बच्चे? क्यूमुलेटिव इनफ्लोस। कैसे करते थे? जब आप मीन मीडियन मोड करते थे तो सीएफ निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वैल्यू सेम, मतलब पहले साल आपने 1,20,000 कमाए, ऐसा आपको लग रहा है। दूसरे साल तक आपकी कमाई हो जाएगी 2,40,000, क्योंकि 1,20,000 प्लस 1,20,000 2,40,000 हो जाएगी। 2,40,000 तीसरे साल में आप 180 कमाते हो। अगर आप 1,80,000 कमाते हो तो ये हो जाएगी 68 के 3 4 4 20, ये हो जाएगी बच्चे 420, 4,20,000। फिर आप 80,000 कमाते हो, ये हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा बच्चे? 5 लाख। फिर आपने 1 लाख और कमाया, ये हो गया 6 लाख। अब आप समझदार बनो। आपने शुरू में कितना पैसा लगाया था? 5 लाख रुपए। कितना पैसा लगाया था? 5 लाख रुपए। पहले साल तक आपने इनफ्लोस नहीं देखने, अब आपने क्यूमुलेटिव इनफ्लोस को देखना है। पहले साल तक रिकवर नहीं हुआ, दूसरे साल तक 2,40,000 तो पहुंच गए, बट अभी रिकवरी नहीं हुई। तीसरे साल तक नहीं, रिकवरी नहीं हुई। चौथे साल में आंखें खुल गई, जोश आ गया। क्यों? क्योंकि लगाया हुआ पैसा रिकवर हो गया। क्या हो गया बच्चे? रिकवर। कौन से साल में? 4th ईयर में। कौन से ईयर में बच्चे? 4th ईयर में। कोई फॉर्मूला नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चलना है। किससे चलना है? सॉरी, क्यूमुलेटिव इनफ्लो से चलना है। 4 साल में, चौथे साल पे 5 लाख रुपए और आउटफ्लो भी कितना था? 5 लाख, मतलब 4th ईयर में रिकवरी होगी। तो अब आप क्या कहते हो? पेबैक पीरियड कितना है? अगर हम बात करें 4 इयर्स, कितना बच्चे? 4 ईयर। पेबैक पीरियड जो है
वो 4 साल है। पेबैक पीरियड कितना है? 4 साल। क्यों? क्योंकि 4 साल में 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। 4 साल में 5 लाख रुपए क्या हो गए? रिकवर हो गए। 4 साल में 5 लाख रुपए क्या हो गए? रिकवर हो गए। यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चे? यहां तक लॉजिक सेट पक्का? एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा। तो 4 साल में रिकवरी हो गई अनइवन इनफ्लोस। अभी एक अनइवन इनफ्लोस का और कराऊंगा क्वेश्चन, जरा ध्यान से, इसी क्वेश्चन में चेंजेस करके। पहले ये नोट डाउन हो गया। अब सर अनइवन इनफ्लोस एक बार और देखो, थोड़ी सी डिजिट मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा इनफ्लोस बदल रहा हूं। ये देखो, पहले 3 साल सेम अकाउंट, ये न्यू क्वेश्चन है, आउटफ्लो सेम है, पहले 3 साल इनफ्लो भी सेम है, चौथे साल इनफ्लो जो है वो 1 लाख हो गया और 5वें साल मैं 80,000 कर देता हूं। कितना कर देता हूं बच्चे? 80,000। दोबारा बोलो कितना? 80,000। अब क्यूमुलेटिव दोबारा से करते हैं। पहले साल 1,20,000 कमाया, दूसरे साल तक टोटल वैल्यू 2,40,000 हो गई, तीसरे साल तक 4,20,000 हो गई, फिर चौथे साल में 5,20,000 हो गई और यहां 6 लाख हो गई। अब आप देखो, आउटफ्लो बिगिनिंग में कितना लगाया था? 5 लाख। ध्यान से समझना सर चीज, एक डिजिट ऊपर नीचे करके देखो क्या हो गया। 5 लाख रुपए आपने बिगिनिंग में लगाया था। कितने लाख रुपए बच्चे? 5 लाख। आपने बिगिनिंग में 5 लाख लगाए थे। ये पहले साल अभी रिकवर नहीं हुआ, दूसरे साल रिकवर नहीं हुआ, तीसरे साल रिकवर नहीं हुआ, चौथे साल आंखें खुल गई, रिकवर हो चुका है, बल्कि हम आगे निकल गए हैं, रिकवरी हो चुकी है। इसका मतलब तीसरे साल तक आपको वेट करना, 3 साल, कम से कम 3 साल, 3 इयर्स, 1 2 3 वेट करना पड़ेगा। तीसरे और चौथे साल के बीच में रिकवरी हो गई है, यह बात कंफर्म्ड है, रिकवरी हो गई है। तीसरे से चौथे साल के बीच में रिकवरी हो गई है, बीच में। क्यों? क्योंकि तीसरे से चौथे साल में 5,20,000 हो गया और हमें सिर्फ 5 लाख कंसीडर करना है। हमें सिर्फ कितना चाहिए? 5 लाख। तो इसका मतलब 3 साल, कम से कम 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड। अब पे बैक कैसे निकले ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि हम तो आगे निकल गए। तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, प्लस 3 साल का वेट कंफर्म्ड है। तीसरे से चौथे साल के बीच में रिकवरी हुई है, इसका मतलब हमें चाहिए था 5 लाख। हमें कितना चाहिए था? 5 लाख। 4,20,000 तक वेटिंग पीरियड तक कितना कमा चुके हो आप? वेटिंग पीरियड तक आप कितना कमा चुके हो? 4,20,000 कमा चुके हो। नीड 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 सिर्फ कितने रुपए की थी? वेटिंग पीरियड तक आप कितना क्यूमुलेटिव इनफ्लोज अरेंज कर चुके हो? 4,20,000। तो कितना और नीडेड है? नीडेड अमाउंट ऑफ इनफ्लोज नीडेड, कितना इनफ्लोज और चाहिए? 80,000। आपको 80,000 और चाहिए। तीसरे साल तक आपको 3 साल, कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 इयर्स आपको वेट करना पड़ेगा। चौथे साल में जाके रिकवरी होगी। अब एग्जैक्ट कैसे पता लगे? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 5 लाख रुपए एग्जैक्ट आ गए थे, इसलिए मैंने 4th ईयर को पे बैक मान लिया था। बट इस क्वेश्चन में 5 लाख से आगे निकल गया और मुझे 5 लाख से आगे नहीं देखना,
मुझे 5 लाख तक देखना। इसका मतलब ये बात डैम श्योर है कि थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में रिकवरी हो चुकी है। अब एग्जैक्ट क्या पॉइंट है वो देखते हैं। 80,000 और चाहिए थे आपको, तीसरे से चौथे साल के बीच में 80,000 की नीड थी। पूरे साल में आए कितने? फोर्थ ईयर में 1 लाख। मतलब 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगले 1 साल में 1 लाख रुपए आपने कमाया है, मतलब आपको 1 लाख रुपए की कमाई एक्सपेक्टेड है। लेकिन अपने को नीड 1 लाख की नहीं है, अपने को नीड सिर्फ कितने की है? 80,000 की। कितने की बच्चे? 80,000। तो पूरे साल में 1 लाख अगर कमाते हो तो 80,000 कितने टाइम में कमा लोगे पता लग जाएगा, क्योंकि 4,20,000 तो हो ही रखा है। 3 साल का वेटिंग पीरियड है। 4,20,000 हमारे पास पहुंच चुके हैं, 4,20,000 हमारे पास पहुंच चुके हैं। सिर्फ 80,000 और चाहिए। आउटफ्लो से हम 80,000 दूर हैं। पूरे साल में कमाए कितने हैं? 1 लाख। तो 1 लाख अगर पूरे साल में कमाए हैं तो 80,000 कितने टाइम में कमाओगे वो देखना है। तो एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट कर लो। 0.8 10 ये 0.8, तो ये आ गया 3.8 इयर्स। 3.8 इयर्स 3.8 ईयर। 3 साल लगभग 8 महीने में आप ये रिकवरी कर लोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का पक्का क्लियर? तो पॉइंट इज दैट इवन इनफ्लोस का मतलब होता है कि आपको हर साल सेम इनफ्लोस प्राप्त होंगे। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, इनिशियल आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लोस। काम खत्म, पेबैक आ जाएगा। अनइवन इनफ्लोस में हम क्यूमुलेटिव इनफ्लोस निकालते हैं। अगर क्यूमुलेटिव इनफ्लो आउटफ्लो से जिस ईयर पे मैच हो जाए वो ईयर पेबैक ईयर हो जाता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने फोर्थ ईयर पे 5 लाख रुपए नजर आपने देखा होगा कि फोर्थ ईयर पे 5 लाख रुपए आ रहे थे, तो मैंने फोर्थ ईयर को पेबैक पीरियड मान लिया। लेकिन अनइवन इनफ्लोस के वक्त कभी कभी हम आउटफ्लो से आगे निकल चुके होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। तो वेटिंग पीरियड 3 साल था, क्योंकि 3 साल तक अभी हमें रिकवरी नहीं हुई। हाँ, रिकवरी फोर्थ ईयर में हो चुकी है क्योंकि हम आगे निकल गए हैं। तो इसका मतलब थर्ड ईयर तक तो वेट करना, 3 साल तो वेटिंग पीरियड है। अपने को नीड कितने की थी सर? 3 साल के अंदर 4,20,000 हम कमा चुके हैं। अगर आउटफ्लो पे नजर रखें तो 80,000 पीछे है, तो नीडेड कितनी है? 80,000 की नीड है। लेकिन पूरे इस 1 साल में 3 to 4 ईयर के बीच में 3 से 4 ईयर पे जब आप आए तो आपने कितने इनफ्लोस कमाए हैं? 1 लाख। कितने कमाए हैं? 1 लाख एक्चुअल में। अपने को नीड सिर्फ कितने की है? 80,000 की। कितने की बच्चे? 80,000 की। तो आंसर कितना आ गया? 3.8। एक बार चेक करो आंसर कितना आ गया? 3.8। 80,000 की अपने को नीड थी, बट पूरे साल में 1 लाख रुपए हमने कमाए हैं। तो ये था हमारा अनइवन इनफ्लोस का कॉन्सेप्ट। किसका बच्चे? अनइवन इनफ्लोस। तो आज की क्लास में आपने एक टेक्निक, देख रहे हो कितना समय लग गया, पूरा 1 घंटा लग जाता है एक टेक्निक को करने में, समझाने में, समझने में, इस चीज को क्लियर करने में। अब कोई भी क्वेश्चन ले आओ आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक क्लास के अंदर आप चैंपियन बन जाते हो। अब इसमें कुछ बातें और डिस्कस करने वाली होती हैं, कुछ पॉइंट हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो दिमाग में बिठाने होते हैं, नोट मेकिंग होती है। तो सर वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नई टेक्निक के साथ आपके साथ आएंगे। वो टेक्निक हम ARR, अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, अभी तो बहुत सारी टेक्निक हमारे पास है। अभी हमने आज पहली क्लास थी कैपिटल बजटिंग की, फर्स्ट क्लास।
तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सबसे पहली टेक्निक पे बैक मेथड सिखा दिया। पे बैक मेथड मतलब कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा ये पता लगाना। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है और 3 साल 4 साल में रिकवरी है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर 2 प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं? 2, दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है तो जिसका पेबैक पीरियड छोटा होगा, जिसका पेबैक पीरियड मिनिमम होगा, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, दूसरे को क्या कर दीजिएगा? रिजेक्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये बच्चे नोट डाउन कीजिएगा, ये इवन और अनइवन इनक्लोज के क्वेश्चन थे। मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।